गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का लेक्चर आपके बिजनेस मैथ का है और आज बिजनेस मैथ में हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बीच का रिलेशन। इट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बीच क्या रिलेशन है, क्या सिमिलरिटी है, क्या समानताएं हैं, क्या डिफरेंस है, क्या उसके बीच अंतर है, और दोनों में जो हम लोग फार्मूला यूज करते हैं nth टर्म और सम ऑफ नंबर या सम ऑफ टर्म निकालने के लिए, वो फार्मूला आखिर बना कैसे, उस फार्मूले का क्रिएशन कैसे हुआ। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये भी समझेंगे कि फार्मूला आया कहाँ से। करेक्ट। थोड़ा धीरे धीरे और अच्छे से हम लोग लर्न करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोग बुक में फार्मूला देख करके बस सिर्फ यूज कर लेते हैं कि किसी भी nth टर्म का पता लगाने के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला यूज करते हैं। सम ऑफ नंबर निकालने के लिए अलग प्रकार का फार्मूला यूज करते हैं, चाहे वो AP हो चाहे वो GP हो। लेकिन यदि हम बेसिक चीजों को सीखें कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्या, और किस प्रकार से सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंस बनते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में किस प्रकार के सीक्वेंस बनते हैं, उस सीक्वेंस के बीच में क्या रिलेशन है, तो ये चीज यदि हम अच्छे से समझ जाएं तो फिर फार्मूला यूज करने में और फार्मूला को क्रिएट करने में हमें कहीं भी किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों का फार्मूला क्रिएशन कहां से हुआ। फिलहाल हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में समझेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? वह सीक्वेंस जिसमें प्रत्येक टर्म के बीच का गैप, जिसको हम लोग गैप को अंतर भी कहते हैं, एक समान हो, उसे AP कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्लियर है? इस तरह का सीक्वेंस, इस तरह का सीरीज जिसमें प्रत्येक टर्म के बीच का जो गैप है, प्रत्येक टर्म के बीच की जो दूरी है वो एक समान होगा, तो ऐसे सीक्वेंस को, ऐसे सीरीज को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी एक प्रकार का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि 1 और 2 के बीच का जो गैप है वो आप देख रहे हो 1, 2 और 3 के जो बीच का गैप है 1, 3 और 4 के बीच का भी जो गैप आप देख रहे हो 1। इसका मतलब है कि यदि प्रत्येक टर्म, दो लगातार टर्म पदों के बीच की जो दूरी निकाली जाए, अंतर निकाली जाए, वो 1 ही होगा। ठीक इसी प्रकार 2 4 6 8 10 12 14 16 डॉट डॉट डॉट। यदि इस सीक्वेंस में हम लोग देखें तो 2 और 4 के बीच का जो गैप है वो 2, 4 और 6 के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 2, 6 और 8 के बीच का जो डिफरेंस है वो 2। और इस प्रकार यदि हम देखें लगातार दो टर्म के बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, ये 2 ही निकल रहा है। तो इसी प्रकार हम लोग ये भी देखें 5 5 5 5 5। कहोगे क्या सर ये भी AP में है? एब्सोल्युटली राइट, ये भी AP में है। 5 और 5 के बीच की जो दूरी है 0, इस 5 और 5 के बीच की जो दूरी है ये भी 0, ये भी 0। करेक्ट। तो हम खास तौर पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज कब करते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जब इस तरह का सीक्वेंस
एक दूसरे टर्म के बीच की दूरी एक समान हो, तो किसी पोजीशन का पता लगाने के लिए, nth टर्म का पता लगाने के लिए और टर्म का टोटल करने के लिए, सम करने के लिए हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को यूज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल यदि इस एग्जांपल में पूछा जाए कि 10वां टर्म कौन सा होगा, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, 5वां टर्म, छठा टर्म, 7वां टर्म, 8वां टर्म, ठीक उसी प्रकार 9वां टर्म हमारा 18 और 10वां टर्म हमारा 20 हो रहा है, करेक्ट। तो इस तरह से यदि हम पूछे कोई छोटा टर्म और बहुत नजदीकी टर्म ले तब तो ओरली हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन जब 100वां टर्म पूछा जाए, 500वां टर्म पूछा जाए कि 500 टर्म पे उस पोजीशन पे, उस स्थान पे 500 नंबर पे कौन सा टर्म, कौन सा संख्या होगा, तो फिर यहाँ हमें जरूरत पड़ती है एपी की, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, या तो फिर किसी 10 टर्म का टोटल करने के लिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मान लो कि 4 टर्म का टोटल हमसे पूछे, इस 4 टर्म का टोटल बता दो, तब तो आप लोग ओरली कर लेंगे, 2 4 6 6 12 8 20। लेकिन पूछा जाए कि 10 टर्म का टोटल करो, 100 टर्म का टोटल करो, तब तो फिर प्रॉब्लम में हम लोग फंस जाएंगे, तो ज्यादा टाइम टेकन करेगा, कैलकुलेटर का यूज करेंगे। तो इस तरह से जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किसी टर्म का सम करने के लिए, बहुत सारे टर्म का सम करने के लिए, या फिर उस सीक्वेंस में टर्म का पता लगाने के लिए, प्रॉपर किसी टर्म का पता लगाने के लिए हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करते हैं। चलो और भी एग्जांपल है, ये तो एग्जांपल आप समझ लिए होंगे, 2 4 6 से 10, ये भी आपने एग्जांपल देखा, और भी बहुत सारे एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल 3 7 11 15 19। तो यहां आप देख रहे हो 3 और 7 के बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो है 4। 7 और 11 के बीच का भी डिफरेंस है 4। 11 और 15 के भी बीच का डिफरेंस है 4, और 15 और 19 के भी बीच का डिफरेंस 4 ही है। तो इस तरह की जो एग्जांपल है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वह प्रोग्रेशन है जिसके प्रत्येक टर्म के बीच का गैप एक समान हो, एक जैसा हो, एक ही अंक हो, उसे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, उस सीक्वेंस को। अब यहां पर इसी एग्जांपल में हम लोग ये 2 जो हमारा पहला टर्म हुआ इसको हम लोग ए मानेंगे, 4 दूसरा टर्म है, इसको आप A2 मान सकते हो, तो ये A1 हो गया। ठीक इसी तरह A3, ठीक इसी तरह A4, A5 6 7 8 ऐसे करते हुए AM तक चला जाता है ये टर्म, करेक्ट। अब A बराबर फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 2। A बराबर फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 2। एंड D बराबर, D को हम लोग कहते हैं डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, और D बराबर A2 माइनस A1, और A2 में से A1 को यदि हम घटाते हैं तो निकल रहा है 2, मीन्स 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। या फिर D को फिर चेक करने के लिए कि वाकई में 2 आता है कि नहीं आता है, तो A3 में से A2 को, दो लगातार A3 में से A2 को घटाएं, 6 माइनस 4 और D 2 ही हो, करेक्ट। तो A समझ में आ गया, D कॉमन डिफरेंस सार्वत्रिक समझ में आ गया। D बराबर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। चलो अब हमारा जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है 2 4 6 8 10 12 14 एंड 10 तक। ठीक, यहां पर n नंबर ऑफ टर्म को बताता है,
n नंबर ऑफ टर्म को बताता है। फॉर एग्जाम्पल 2 किस पोजीशन पे है, 2 किस पोजीशन पे, इस सीक्वेंस में 2 का पोजीशन क्या है 1, 2 पहला नंबर पर है, इसलिए n1, यदि n1 देखा जाए तो 2, इसका मतलब ये हुआ कि n का जो पोजीशन है, n पोजीशन को डिटरमाइन करता है और ये 2 फर्स्ट नंबर में है। 4 का n क्या है, 4 का नंबर क्या है टर्म में, तो 2। 6 तीसरा पद है तो n बराबर 3। 8 चौथा पद है तो n बराबर 4। ठीक, चलो अब हम इसको किसी दूसरे तरह से मॉडिफाई करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 2 का 2, 2 प्लस 2, ठीक उसी तरह 6 के लिए 2 प्लस 4, 8 के लिए 2 प्लस 6, 10 के लिए 2 प्लस 8, 12 के लिए 2 प्लस 10। अब इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। चलो अब यहां पर 2 का 2 प्लस 1 इंटू 2 भी इसको कर सकते हैं, 2 प्लस 2 इंटू 2 भी कर सकते हैं, या तो इस तरह से इसको लिखिए, इसके लिए इसको अंडरलाइन कर देते हैं तो फिर पता चल जाएगा अलग अलग है। 2 प्लस 6 के लिए, 8 के लिए 2 प्लस 3 इंटू 2, 6 के लिए 3 गुना 6, 2 प्लस 4 इंटू 2, ठीक इसी तरह 2 प्लस 5 इंटू 2। यहां पर 2 को कांस्टेंट रखा गया है बिकॉज a इज इक्वल टू 2, a1 बराबर 2, a इज इक्वल टू 2, और सब में ये जो हमारा सीक्वेंस एपी में है और सब में क्या है, सब में मैंने d को जोड़ता गया, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस को जोड़ता गया। हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है 2 में 2 जोड़ा गया तो 4 आ गया, 4 में फिर डिफरेंस जोड़ दिए तो 6 आ गया, 6 में फिर कॉमन डिफरेंस 2 जोड़ दिया गया तो 8 आ गया, 8 में फिर 2 को जोड़ दो कॉमन डिफरेंस को 10 आ गया। इसका मतलब है कि हर टर्म में यदि हम कॉमन डिफरेंस को जोड़ते चले जाए तो फिर हमारा अगला टर्म आ जाएगा। ठीक, तो सेम उसी तरह 2 का 2 में मैंने क्या जोड़ा 2 यानी डिफरेंस जोड़ दिया 4 आ गया। अब यहां पर 6 कैसे आया, 6 में पहला टर्म यानी a 2 तो ऑलरेडी था और इसमें मैंने 2 डिफरेंस को जोड़ा, क्योंकि इसमें मैंने एक डिफरेंस को जोड़ा तो 2, इसमें मैंने इसके आगे का डिफरेंस जो जोड़ा तो 2 में इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस दोनों को जोड़ दिया तो ये 6 आ गया। अब यहां पर ये जो आप b देख रहे हैं, ये जो 2 देख रहे हो वो क्या है, ये है d, ये भी है d, और इससे ये पता चल रहा है कि d कांस्टेंट है, इससे ये पता चल रहा है कि d कांस्टेंट है, d बराबर 2, और प्रत्येक पद के बीच का जो दूरी है, गैप है वो 2 है, और यहां ये भी पता चल रहा है कि प्रत्येक पद में v को कांस्टेंट हमने रखा है। अच्छा, तो बदला क्या, तो यहां पर बदलता है 0
1 2 3 4 5। इसका मतलब है कि आप इसको इस तरह से डिनोटेट कर सकते हो। 2 प्लस 0, यहां पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब जैसे 1 है तो यहां पर इसको हम 0 तो ले सकते हैं, ठीक। 0 इंटू डी, इसके लिए 2 के लिए। अब 2 प्लस 1 डी, 1 और ये 2 क्या है, डी। फिर 2 प्लस 2 डी, है ना, 2 प्लस 0 डी, 2 प्लस 1 डी, तो 2 क्या है, ए। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ए प्लस 0 डी, ए प्लस 1 डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 डी, ठीक उसी तरह ए प्लस 5 डी, आगे इसी तरह चलता चला जाएगा। अब यहां पर हमें अगले टर्म का पता करना है, यानी nth टर्म का पता करना है। ये तो फर्स्ट टर्म हो गया हमारा, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये सिक्स्थ टर्म। अब हमें सेवेंथ टर्म का पता करना है। तो एक चीज आप देख रहे होंगे, ए सब में आ रहा है, ए को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। यदि कोई भी टर्म हमें पता करना है, या टीएन पता करना है या एएन पता करना है, मीन्स 7वां टर्म पता करना है या 8वां टर्म पता करना है, या फिर इसी सीक्वेंस का, इसी सीरीज का 10वां टर्म पता करना है, तो जरा आप देख लो कि सब में ए है और डी भी सब में है, डी 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 डी, ठीक। ए सब में है और डी भी सब में है, तो फिर डिफरेंस कहां पर आ रहा है, 0 1 2 3 4 5। इसका मतलब है कि फर्स्ट टर्म में 0, फर्स्ट टर्म के लिए 0, सेकंड टर्म के लिए 1। यदि हमें सेकंड टर्म पता करना होगा तो हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो टर्म हमें पता करना है, जो टर्म हमें पता करना है उससे एक कम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका एक कम कोफिशिएंट होगा। अब जैसे हमें T2 पता करना है, दूसरा टर्म पता करना है, तो ए तो सब में ए कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है और डी कांस्टेंट है। फिर मैंने डी को किससे मल्टीप्लाई किया, डी को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब है कि सेकंड टर्म को हमें सेकंड टर्म का पता लगाना है कि किसी भी सीक्वेंस में सेकंड टर्म कौन सा है, तो हमने डी को 1 से मल्टीप्लाई किया, मीन सेकंड टर्म के लिए फर्स्ट। अच्छा, हमें थर्ड टर्म, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, हमें थर्ड टर्म पता करना है, तीसरे पद के बारे में पता करना है कि कौन सा है। तो देख लो मैंने डी को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। इसका मतलब जिस टर्म को हमें पता करना है, हमें जिस टर्म का पोजीशन पता करना है, यदि हम उससे एक कम से मल्टीप्लाई करें डी का, तो हमें वो टर्म पता चल जाएगा, करेक्ट। तो हमें एन टर्म का मतलब कोई सा भी, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, तो हमें एन टर्म का पता करना है। एन का वैल्यू 7 भी हो सकता है, एन का वैल्यू 8 भी हो सकता है, एन का वैल्यू 9 भी हो सकता है, एन का वैल्यू 100 भी हो सकता है। तो हम यदि एन का पता करना है तो एन से एक कम से यदि डी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एन टर्म का पता चलेगा। इसका मतलब यहां पर हुआ प्लस ए प्लस डी को किससे मल्टीप्लाई करना है, n-1 से। इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस हमें
ये समझाता है, ये बताता है कि जिस टर्म का आपको पता करना है, यदि आपको किसी भी सीक्वेंस में शॉर्ट टर्म का पता करना है तो आप a प्लस, चूंकि a सम में है b भी सम में है, तो a और b के बीच मल्टीप्लाई किसको करेंगे? यदि शॉर्ट टर्म का पता करना है तो 99 से मल्टीप्लाई करो b को, a प्लस 99 b प्लस 99। 500 टर्म का पता करना है, 500 में टर्म पर कौन सा संख्या होगा? तो a प्लस 500 में से एक को घटा दो, यानी n बराबर 500 में से एक को घटा दो 499 d। कोई डाउट? चलो, तो ये आपका फॉर्मूला बना एंड टर्म का पता लगाने के लिए कि किसी भी सीक्वेंस में, किसी भी सीरीज में एंड टर्म का हम लोग पता लगाने के लिए जो फार्मूला यूज करते हैं Tn या An बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो वो कहां से आया? कोई डाउट? अब हमारा दूसरा फार्मूला है Sn। ये तो हो गया आपका Tn, और अब हमें Sn के बारे में जानना है। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं, Tn और Sn में क्या अंतर है? Tn और Sn में क्या अंतर है? आप n का मतलब कुछ और समझ रहे हो, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म होता है, लेकिन Tn में n पोजीशन को बताता है। यदि यहां पर हम T6 कर दे, T6 कर दे तो 1 2 3 4 5 6 पर्टिकुलर 12 के बारे में हमें इंडिकेट कर रहा है। T6 बराबर 12, T6 बराबर, यदि हम इसको सॉल्व करें तो T6 बराबर 12 आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि Tn में n पर्टिकुलर उस सीक्वेंस में पोजीशन को बताता है कि T6 तो छठे स्थान पर कौन सा है 12, लेकिन Sn का मतलब अप टू 6, Sn का मतलब Sn बराबर सम ऑफ टर्म अप टू 6, यानी S6 Sn का मान यदि n की जगह पर 6 कर दे, Sn की जगह यदि n बराबर 6 कर दे, इसका मतलब है कि सम ऑफ टर्म अप टू 6, यहां पर n का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6, यानी यहां से लेकर के यहां तक के पद का टोटल करना है। ऐसा नहीं कि 6 पद, मतलब सिर्फ इस पर्टिकुलर इस टर्म को देखना है। S6 का मतलब 1 2 3 4 5 6 शुरू से लेकर के छठे पद तक का टोटल करना है। जितने भी टर्म छठे पद तक आता है सारे का सम करना है। तो 2 4 6 6 6 12 12 20 20 10 30 30 10 40 2 42। अब समझ में आ गया होगा कि Tn और Sn में क्या फर्क है। Tn पोजीशन बताता है, Tn सीक्वेंस में, किसी भी सीक्वेंस में टर्म का पोजीशन बताता है कि वो किस स्थान पे मौजूद है। वहीं Sn पोजीशन नहीं बताता है, बल्कि शुरू से लेकर के उस टर्म तक का सम बताता है। इसको मिटा दें, एग्जाम्पल यही रहने देते हैं। पहला पद a, और पहले मैंने समझाया था। दूसरे पद को प्राप्त करने के लिए हम लोग a प्लस डी, ए में डी जोड़ेंगे तो दूसरा टर्म पता चलेगा। तीसरे पद के लिए a प्लस 2d, चौथे पद के लिए a प्लस 3d, पांचवें पद के लिए a प्लस 4d, छठे पद के लिए a प्लस 5d। फिर आप लिख सकते हैं इस तरह से, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा टर्म या छठा पद। यदि 6 पदों का टोटल कहा जाएगा करने के लिए सम, तो हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं? a प्लस
ए प्लस डी, बीच में प्लस का सिंबल डालेंगे हम लोग, जोड़ना है, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d और ठीक इसी तरह ए प्लस 5d। सारे के बीच में मैंने प्लस प्लस का सिंबल डाल दिया क्योंकि सबको सम करना है, जोड़ना है 6 पदों। चलो हम 5 पदों को भी जोड़ सकते हैं, 7 पदों को भी जोड़ सकते हैं, 50 पदों को भी जोड़ सकते हैं, 100, 200, 5000 पदों को भी जोड़ सकते हैं। अब यहां पर एक चीज आप देख रहे होंगे, यदि सबको हम जोड़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। अब डी को जरा सा जोड़ेंगे, 1d, 2, 1, 3d, 3, 3, 6d, 6, 4, 10d, 10, 5, 15d। यदि हम सम करें, एसएन निकालें, मतलब एसएन का मतलब हो गया सबको जोड़ना, सम ऑफ नंबर, तो एसएन का मतलब हो गया S6 निकालें, क्योंकि हम 6 पदों को जोड़ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पदों को जोड़ रहे हैं, इसका मतलब S6 निकालें, तो S6 बराबर क्या हो गया, टोटल 6 पदों में ए कितना बार आया, 6 बार आया तो 6 है, और डी कितना आ गया, डी का टोटल यदि हम लोग करें तो 15। कोई डाउट? अब यहां पर हम 6a और 15d में कॉमन ले लें, 6a और 15d में यदि हम 3 को कॉमन लें तो हो जाएगा 2a प्लस 5d। कट आउट, इसमें इस दोनों में से मैंने 3 को कॉमन ले लिया, तो 3 को कॉमन ले लिया तो बचा कितना, 2, 3 दूनी 6, 6a और 3 पंचे 15, 15d। चलो अब 3 इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2a का मतलब a प्लस a, 2a को मैंने तोड़ दिया, 2a को मैंने तोड़ दिया, a प्लस a प्लस 5। अच्छा अब यहां पर थोड़ा सा गौर करें कि यहां पर 3 क्यों आया, 3 क्यों आया, मैंने कितने टर्म का टोटल किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म, यहां से पता लगा सकते, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म, S6 मैंने 6 टर्म का टोटल किया, 6, तो 6 टर्म का टोटल किया तो यहां पर 3 आया, इसका मतलब है कि 6 का आधा, 6 टर्म का टोटल कर रहे हैं तो यहां पर कितना आ रहा है, 3, इसका मतलब 6 का आधा बराबर 3 को हम ये लिख सकते हैं 6/2, 6/2, तब तो 3 आ गया, 3 को ऐसा भी लिख सकते हैं 6/2, 2 3 6, तो ये 6 क्या था मेरा, n, ये 6 क्या है मेरा, n, क्योंकि मैंने 6 पद का टोटल किया, तो यहां पर n/2 या फिर 6/2 भी कर सकते हो, बाद में हम लोग ले लेंगे इनटू। अब यहां पर देखो a और a प्लस 5d, जरा सा देखिए, फर्स्ट टर्म a ठीक, और a प्लस 5d लास्ट टर्म, गौर से देखिए, पहला टर्म a लास्ट टर्म a प्लस 5d, a प्लस 5d लास्ट टर्म आ गया, इसका मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और 6 की जगह पर क्या लिखना, n। तो यदि आपसे कहा जाए कि सम ऑफ नंबर निकालो और सम ऑफ टर्म निकालो किसी भी सीक्वेंस में, तो आप क्या करोगे, जितने टर्म का टोटल कहा जाएगा निकालने के लिए Sn, n is denoted to number of term, तो
किसी भी टर्म, जितने टर्म का टोटल कहा जाएगा, सम करने के लिए कहा जाएगा, उतना बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म, उस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म मींस ए प्लस उस सीक्वेंस का लास्ट टर्म इज इक्वल टू एल। लास्ट टर्म को हम लोग एल से डिवाइड करते हैं, लास्ट टर्म को हम लोग एल से डिवाइड करते हैं। कहोगे सर आपने तो ये फार्मूला बताया नहीं था, आपने तो ये फार्मूला बताया नहीं था। तो ये फार्मूला हम तब यूज करेंगे सम ऑफ टर्म निकालने के लिए। ये फार्मूला हम लोग तब यूज करेंगे जब मेरे को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता रहे। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता रहे। लेकिन जब आपके क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता नहीं रहेगा तो फिर सबसे पहले हम लोग an निकालेंगे, मीन्स tn निकालेंगे, लास्ट टर्म निकालेंगे, और फिर लास्ट टर्म निकालने के बाद हम लोग टर्म को काउंट करेंगे कि सीक्वेंस में कितने टर्म का टोटल करना है ताकि n वेरीफाई हो सके, n का पता लगा सके, और फिर हम लोग वो फार्मूला यूज करेंगे। अब इसी फार्मूला को हम तोड़ते हैं थोड़ा सा, आगे देखिए। एक फार्मूला मैंने और बताया था, Sn बराबर n/2, चलो ये n/2 का n/2 इंटू a इस a के लिए a प्लस लास्ट टर्म को डाउन, लास्ट टर्म l। अच्छा, l का मतलब हो गया लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हम लोग an कहते हैं या tn कहते हैं। tn का फार्मूला मालूम है, tn का फार्मूला मालूम है, a प्लस n-1 इंटू g। tn बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू g, यही होता है। तो इसका मतलब l यानी लास्ट टर्म के बदले ये उतार दो, a प्लस n-1 इंटू g आ जाए, n/2 इंटू a और a दोनों को मिला लो, 2a प्लस n-1 इंटू g, सेम आ गया। तो ये था सम ऑफ नंबर, सॉरी सम ऑफ टर्म, टर्म का सम करना। बातें हम लोग जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मीन्स वह सीक्वेंस जिसमें प्रत्येक टर्म के बीच का डिफरेंस नहीं, प्रत्येक टर्म के बीच का रेशियो मीन्स अनुपात एक समान, उसे जीपी कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3, 6, 12, 24, 48, 48, ठीक इसी तरह एंड तक। अब यहां पर 3 फर्स्ट टर्म को सेम टू सेम हम लोग ए कहेंगे, या A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, ठीक इस तरह A5 हो गया, करेक्ट। अब A बराबर या A1 बराबर कितना 3, और इसमें क्या है, इस सीक्वेंस में रेशियो एक समान होता है। इसका मतलब है यदि दो लगातार संख्याओं का, दो लगातार जीपी सीरीज में दो लगातार जो टर्म है, इस टर्म के बीच का जो हम रेशियो निकालेंगे वो एक जैसा होगा। फॉर एग्जांपल आप देख लो,
R इज इक्वल टू यानी रेशियो इज इक्वल टू A2 by A1 या A3 by A2 कि कोई भी दो लगातार टर्म ले लो, A3 by A2 या A4 by A3 कुछ भी दे सकते बराबर A2 by A1, A2 हो गया 6 by 3 ठीक। A3 by A2 करते हो यदि A3 by A2, A3 कितना है 12 by A2 कितना है 6 तो A2 यानी R बराबर 2, चाहे आप किसी भी टर्म से R निकाल लो, R बराबर 2। जीपी में सीक्वेंस बनता कैसे है? तो जीपी में सीक्वेंस जो बनता है वो फर्स्ट टर्म हो गया A, सेकेंड टर्म कैसे आया? A को यदि R से मल्टीप्लाई करोगे, A को यदि R से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकेंड टर्म बराबर AR या AR1। अब फर्स्ट टर्म को यदि हम लोग करें तो क्या हो जाएगा AR0, ठीक, AR0, R0 का मान तो कुछ नहीं, A का यही आ जाएगा, इसलिए A। सेकेंड टर्म AR1, थर्ड टर्म A तो कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, A सब में है, 3 सब में है और ये 3 का ही कोफिशिएंट है, गुणक है, ये 3 का ही गुणक है। 3 गुना 6, 3 चौका 12, 3 को 24 से डिवाइड कर दो, 24 से डिवाइड करो 3 में 8, तो 3 का ही कोफिशिएंट है, AR स्क्वायर AR क्यूब, ठीक इसी तरह AR4। अब इसका मतलब ये देखो कि फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म जो हो गया, दूसरा टर्म A कांस्टेंट है, जरा सा देखिए A कांस्टेंट है सामने, हर अगले पद को निकालने के लिए A कांस्टेंट है। इसका मतलब कोई भी टर्म निकालेंगे तो A आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब आप ये भी देख रहे हो सब में R भी आ रहा है, A इंटू R, लेकिन एक चीज आप गौर करें तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए R1 है, सेकेंड टर्म निकालने के लिए R का पावर 1, थर्ड टर्म निकालने के लिए R का पावर 2। इसका मतलब है कि हम जो टर्म निकाल रहे हैं, हमें जिस टर्म का पता करना है, जिस टर्म पर हमें पहुंचना है, जिस टर्म के पोजीशन पे हमें पहुंचना है, वो टर्म पर पहुंचने के लिए, वो टर्म पता करने के लिए हमें R का पावर उससे 1 कम करना पड़ रहा है। देखो सेकेंड टर्म पर पहुंचने के लिए R का पावर 1 है, ये है सेकेंड टर्म लेकिन पावर 1 है, ये है थर्ड टर्म लेकिन R का पावर 2 है। थर्ड टर्म का पता करने के लिए R का पावर 2, फोर्थ टर्म का पता करने के लिए R का पावर 3। तो जिस टर्म को हमें पता करना है R का पावर उससे 1 कम, तो n टर्म का पता करना है, n का मतलब कोई भी हो सकता है, n का मतलब 50 भी हो सकता है, n का वैल्यू 100 भी हो सकता है, तो n टर्म का पता करना है तो R का पावर n-1 से कम। इसका मतलब है कि जिस टर्म का पता करना है, आप उस टर्म को पता करने के लिए A को कांस्टेंट रखें और A का मल्टीप्लाई R से तो करेंगे, लेकिन जिस टर्म का पता करना है R का वैल्यू, R का पावर उससे 1 कम होना चाहिए। यदि T6 का पता करना है या फिर T के जगह हम लोग A6 भी कर दें, छठे टर्म का पता करना है तो A ऑलरेडी कांस्टेंट रहेगा, R भी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन R का जो पावर है वो n के आधार पर बदलता चला जाएगा। इसका मतलब A6 है तो R5 होगा, A6 है तो R5 होगा, क्योंकि AR6-1। कोई डाउट? तो ये फॉर्मूला बन गया AN बराबर AR का पावर n-1। क्लियर है?
अब यहाँ पर हम लोग ये तो समझ में आ गया। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी हम लोग ऐसे निकालते हैं सम ऑफ टर्म। जिस तरह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ टर्म निकाला था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी हम लोग सम ऑफ टर्म निकालते हैं। और इसका फार्मूला कहाँ से क्रिएट हुआ, जरा सा देखिए। चलो इस सीक्वेंस को रहने देते हैं। थ्री को हम लोग ये माने, 6 हो गया आपका, सेकेंड टर्म हो गया ए आर, थर्ड टर्म ए आर 1 ए आर स्क्वायर, ठीक इसी तरह ए आर क्यूब, ठीक इसी तरह ए आर 4 का पावर 4। और जैसे जैसे हम जिस टर्म पर पहुंचेंगे, पर्टिकुलर जिस टर्म पर पहुंचेंगे, तो इनका पावर ए इंटू आर का पावर n-1 ही होगा। यदि 100वां पद रहेगा तो n बराबर 100 माइनस 1 यानी r का पावर 99 होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक r से हम SN निकालने के लिए, इस टर्म को ऐड करने के लिए, सम करने के लिए ए प्लस सारे टर्म को जोड़ देंगे, ए प्लस ए आर 1 प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर का पावर 5 प्लस ए आर का पावर n-1। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 को r से मल्टीप्लाई करो, तो जब ये इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे तो r ऐसे बराबर, इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे, सबको r से मल्टीप्लाई करेंगे, ए आर, इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे, ए आर का पावर 2 या स्क्वायर प्लस, इसको r से एक r से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और प्लस 1, एक r जुड़ जाएगा, r का पावर क्यूब, ए आर 4 या सॉरी 1 2 3 ये 4 हो जाएगा, 4 एक आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक, अब इसको आर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लास्ट टर्म क्या होगा, यदि लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म को आर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जरा सा देख लो, आर से मल्टीप्लाई करें, ए आर का पावर n-1 इंटू आर का पावर 1, आर से मल्टीप्लाई करेंगे, आर का पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है, ए तो कांस्टेंट आ गया, ए, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई में जब बेस एक हो यानी आधार सेम टू सेम हो तो आधार कांस्टेंट उतर जाएगा, और इसका जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइड में सब्सट्रैक्ट हो जाता है, पावर को ऐड करना है, इस दोनों को ऐड करना है, n-1 प्लस 1, ये प्लस हो जाएगा, इसमें ए आर -1 प्लस 1 कट गया का पावर है, इसका मतलब इसको आर से गुना करने पर ए आर का पावर n, करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको मल्टीप्लाई करने पर ए आर का पावर n आया, तो ठीक इससे पहले वाला क्या होगा, आर से मल्टीप्लाई करने पर ठीक इससे पहले वाला होगा ए आर, ये n है तो इससे ये एक कम होगा, क्योंकि देखो ये 5 है तो ये 4 है तो ये 3 होता चलेगा, तो इससे एक कम क्या होगा n-1, यानी ठीक इससे एक पहले वाला का। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन 2 मान लो इसको, अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाओ, या इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाओ,
तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को यदि हम घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, आर एस एन माइनस एस एन, आर एस एन माइनस एस एन बराबर ए आर से ए आर कटेगा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, ठीक। ये भी 5 से कट ही जाएगा, ये भी 5 से कट ही जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़े तो इससे ये कट गया। अब बचा क्या, अब क्या बचा, अब बचा ए और बचा ए आर का पावर एन, ए आर का पावर एन, ठीक। क्योंकि इसमें से इसको घटाया है, इसमें से इसको घटाया है, इसका सिंबल माइनस में आ जाएगा और ये ऑलरेडी प्लस में रहेगा, सिंबल इसका चेंज होगा जिसको हम लोग माइनस करते हैं। तो इसका मतलब ए आर बचा क्या, देखो ए आर एन माइनस ए, कट आउट, कितना माइनस, ये माइनस ए, और माइनस करने पर सारा कट गया, बचा कौन, ए, और सेकेंड इक्वेशन में बचा ए आर का पावर एन। अब इस दोनों में यदि हम एस एन को कॉमन ले लें थोड़ी देर के लिए, इस दोनों में एस एन को कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा आर माइनस, इसके लिए बच जाएगा 1 बराबर, इस दोनों में यदि हम ए को कॉमन ले लें, ए को, तो बच जाएगा आर का पावर एन माइनस 1। अब एस एन को रख ले इधर बराबर, ये मल्टीप्लीकेशन इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ए आर का पावर एन माइनस 1 और ये बाई में आ जाएगा आर माइनस 1। तो एस एन का जो फॉर्मूला था, एस एन मीन्स होता है सम ऑफ नंबर या सम ऑफ टर्म, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में टर्म का टोटल करना, टर्म का सम करना, और टर्म को सम करने के लिए, टोटल करने के लिए हमारा फॉर्मूला है एस एन बराबर ए आर का पावर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1। लेकिन ये तब होगा जब r इज ग्रेटर देन 1, जब r इज ग्रेटर देन 1। यदि आप r का मान निकालो और r 1 से ज्यादा होगा, ये फॉर्मूला तभी होगा जब r इज ग्रेटर देन 1, और यदि r इज ग्रेटर देन 1 नहीं होगा, r 1 से ज्यादा होगा तभी, और r 1 से कम हुआ तो ये फॉर्मूला उलट जाएगा, एस एन बराबर ए 1 माइनस आर का पावर एन बाय 1 माइनस आर। समझ में आ गई बात? एपी और जीपी में सिमिलरिटी भी है कुछ। क्या सिमिलरिटी है जरा से देख रहे हैं एपी और जीपी में, इसको समझना थोड़ा सही होगा। एपी में यदि ए बी और सी, ए बी और सी कोई 3 टर्म हो, लगातार 3 टर्म, तो यदि अर्थमेटिक मीन निकाला जाए, समानांतर माध्य निकाला जाए, तो यहां पर चूंकि ये आपको पता है कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस उतना ही निकलेगा जितना कि थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को घटाएंगे, ठीक है। तो यहां पर b माइनस ए बराबर c माइनस बी, b माइनस ए इज इक्वल टू c माइनस बी, तो b माइनस बी को इधर ले आए तो प्लस बी बराबर माइनस ए है a और ये प्लस सी, इसका मतलब 2b बराबर a प्लस सी और b बराबर a प्लस सी बाई 2। इसका मतलब ये हुआ एपी में कि यदि मीन निकालना हो, अर्थमेटिक मीन निकालना हो, समानांतर माध्य निकालना हो, किसी भी पद के लगातार टर्म के बीच का मीन निकालना हो, तो हम उतने से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर
ABC तीन पदों के बीच का मीन निकालना है, तीन पदों के बीच का मीन निकालना है, तो A प्लस C/2 चेक कर लेते हैं। अब A की जगह पर यदि 2, 4 और 6 रहे तो ये AP में 2, 4, 6, तो यहां पर फार्मूला क्या बना, B बराबर A प्लस C/2। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें बीच वाला संख्या ना पता रहे तो वॉट बराबर A प्लस C 2 + 6/2, 2 + 6/2 बराबर कितना, 6×8/2 बराबर 4। क्लियर है, वॉट बराबर 4। तो ये था AP का। अब यहां पर AP में क्या होता है कि हम जितने टर्म का मीन निकालना चाहेगा उतने टर्म बाय 3। अब जैसे 2, 4 और 6 का हमको अरिथमेटिक मीन निकालना है, 3 है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, A प्लस B प्लस C/3, A प्लस B प्लस C, यहाँ पर 3 टर्म है, 3 लगातार टर्म है, तो A प्लस B प्लस C/3 यदि करते हैं, 3 टर्म है, 3 से डिवाइड कर देंगे तो मीन बाहर आ जाएगा, ये 4 है। टेस्ट करो, 2 + 4 + 6/3, तो 6, 4, 10, 2, 12/3 बराबर 4। इसका मतलब है कि ये जो हमारा सीक्वेंस है AP में, यदि इसका अरिथमेटिक मीन निकाला जाए तो अरिथमेटिक मीन हो गया 4। ठीक इसी तरह तो आप ऐसा लिख सकते हो, अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए, AM निकालने के लिए A प्लस B, यदि दो संख्याओं का निकालना है, दो टर्म का, /2, A प्लस B प्लस C/3, A प्लस B प्लस C प्लस D/4, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस A/5। यदि आप ऐसा करते हो तो अरिथमेटिक मीन निकल जाएगा। अब यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में यही चीज क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये देखिए 2, 4, 8, 16 RMGP। अब यहां पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में यदि A, B, C और ये D हो तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए, GM निकालने के लिए, अब यहां पर देख लो कि यदि A और C के बीच का ज्योमेट्रिक मीन मेरे को निकालना है, A और C के बीच का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो यहां पर हो जाएगा A into C का पावर 1/2। इसका मतलब हो गया 1/2 को यदि हम सॉल्व करें A into C। अब देख लो, जैसे अंदर को यही पता नहीं है तो 2 into 8 √16 बराबर 4 आ गया ना, 4। करेक्ट। ठीक इसी तरह यदि मिटा रहे हैं इसको, तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने का यहाँ जो फंडा है वो, यदि 3 संख्याओं का ज्योमेट्रिक मीन, जैसे 2 संख्याओं का निकालना है, तो A और इंटू B का पावर GM बराबर ज्योमेट्रिक मीन बराबर 2 संख्याओं के बीच का, 2 टर्म के बीच का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, इंटू B का पावर 1/2। 3 संख्याओं का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, A इंटू B इंटू C का पावर 1/3। ठीक इसी तरह 4 का निकालना है, A इंटू B इंटू C इंटू D का पावर 1/4। करेक्ट। अब करके देखोगे। अब हम लोग ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले क्लास में। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।